जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर कौन सा बेटा? 16। कौन सा लेक्चर नंबर? 16। चैप्टर कौन सा चल रहा था बेटा? पहला चैप्टर चल रहा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, गोलीय दर्पण तथा लेंस। इसका लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है? 16। 16 लेक्चर है इसका बेटा। इसके पहले बेटा 15 लेक्चर हो चुके हैं। जिन छात्रों ने 15 लेक्चर नहीं देखे हैं, आप ये देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप 15 के 15 लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आपको लेक्चर नंबर 15, 14, 13, 12 और 11 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक जो इतने का वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा, तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। दोस्तों, आपको क्या करना, आप लोग यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे सक्सेस होंगे? क्या कहा? यदि जब सब सो रहे होंगे, आराम से सब सो रहे हैं, क्योंकि सबके काम सफल हो चुके। सोएगा वही जो क्या हो चुका, अपने कार्य में सफल हो चुका हो, वो अपना लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हो। बात समझ पा रहे हैं? वो सो रहे, आप उनको देखें कि हम भी आ जाएं, आसानी से सो लें, तो आप कभी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, नहीं पाएंगे। आपको रात रात में जागकर आपको पढ़ाई करनी ही होगी किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने इतना बड़ा सपना देखा है। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको हर हालत में आपकी पढ़ाई को जारी ही रखना होगा। यदि आप अपनी पढ़ाई मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। बात समझ में आया कि नहीं? इसीलिए अपनी पढ़ाई को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आपको रात रात जागकर, आपको लगातार मेहनत कर कर पढ़ाई करनी ही होगी। तभी आप जाके क्या होंगे? सफल होंगे, क्योंकि आपने इतना बड़ा लक्ष्य देखा है, आपने इतना बड़ा सपना देखा, और सपना तभी पूरा होगा जो आप मन क्रम वचन से लगातार मेहनत करेंगे, तभी आप उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, नए जोश तथा नई उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक बेटा आज का है, मुख्य टॉपिक है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। क्या है मुख्य टॉपिक इसका आज का? पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो बेटा हेडिंग डालिएगा फटाक से, पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब लेंस का बात हो गया तो अवतल उत्तल दोनों के लिए एक ही रहेगा। ठीक है, लेंस की जिक्र आ गया तो चाहे अवतल का है, चाहे अवतल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, या उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, कुछ भी कहे, आपको जो आएगा फार्मूला वही काम आएगा। तो पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। बात क्लियर हुई? आप ध्यान से समझिए, पतले उत्तल लेंस, आप लेंस तो पहले से ही जानते हैं किसे कहते हैं, लेकिन पतला क्या होता है, पतला लेंस किसे कहेंगे? ध्यान से समझिए, आपको पता है ये हमारा कौन सा लेंस होता है? यही तो लेंस आपने सीखा है, लेंस तो आपने ये सीखा ना। तो इसका देखो, इसे क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। ये देखो, इसका पहला पृष्ठ होगा, इधर वाला ये पहला पृष्ठ P1 होगा, और इधर वाला ये वाला जो पृष्ठ P2 होगा। ध्यान समझिए, ये पहला पृष्ठ P1, ये पृष्ठ P2। अच्छा, इसको जब हम गोला, पहले पृष्ठ के कारण जो गोला पूरा करेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड में मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? और दूसरे पृष्ठ का जब हम गोला कंप्लीट करेंगे तो इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड में मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यदि कोई लेंस क्या है, यदि किसी लेंस की मोटाई, यदि किसी लेंस की मोटाई उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य होती है। नगण्य कहने का मतलब शून्य होती है।
नगण्य कहने का मतलब क्या, शून्य होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पतला लेंस कहते हैं। नई बात समझ में आई? देखो हमने क्या, इसको यदि हम कंप्लीट करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, देखिए बोला ना समझे, तो इसका कुछ यहाँ पे होगी उसकी वक्रता त्रिज्या, पहले लेंस के कारण कितना R1 इधर हो गई, और जब इसको हम इधर कंप्लीट करेंगे क्या करके, तो इसके कारण क्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या कहीं यहाँ पे R2 होगी। ध्यान समझे, इसकी वक्रता त्रिज्या कहाँ पे होगी, R2 होगी। अब देखो इन दोनों की क्या दूरियां तो काफी बड़ी है ना, यदि यहां से नापे इसके बीचों बीच से, देखो कितना बड़ा इधर कितना बड़ा इधर, उसकी अपेक्षा इसकी मोटाई क्या होती, बहुत कम होती। जो बीच में मोटा लेंस होता है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये बीच की मोटाई ये बहुत कम होती है, यानी कि इसको जीरो के बराबर माना जाता है, कि इसकी मोटाई इनकी वक्रता त्रिज्याएं जो होती है उसकी तुलना में, इसकी वक्रता लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं होती है उनकी तुलना में मोटाई इसकी बहुत कम होती है, जो बीच वाला भाग दिखाई पड़ रहा। तो ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, पतला लेंस कहते हैं, राइट। तो ये पतला लेंस ठीक है, किसे कहते हैं, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, आपसे कहा है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चित्र बनाएंगे। आप लोग अभी लिखिएगा नहीं, कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठिए, जब हम खुद कहेंगे आप लिखिए तब आप लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अभी आप चित्र को समझिएगा, चित्र समझ गए यानी कि आपका प्रूफ हो गया, क्योंकि चित्र में ही प्रूफ की जान है। बात अब जान ही निकल गई तो शरीर से क्या मतलब, इसलिए चित्र को ध्यान से आपको समझना है। देखो बेटा, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। ये हमारी उसकी क्या हो गई, अक्ष हो गई, राइट। और ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत, ये हमारा मान लेते हैं पतला उत्तल लेंस कैपिटल एल है, माना एक पतला उत्तल लेंस कैपिटल एल है, जिसकी मुख्य अक्ष ये अक्ष हो गई लेंस की, ये मुख्य अक्ष हो गई। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो बेटा। ये इधर वाला पृष्ठ जो है, इधर वाला, इसको हम P1 पृष्ठ कह देते हैं, क्या कहते थे, P1 पृष्ठ है, पहला पृष्ठ। और इधर वाला जो पृष्ठ है इसको हम कहते हैं P2 पृष्ठ। कोई दिक्कत, बोलो। ये पहला वाला पृष्ठ जो इस साइड से गया उसको पहला पृष्ठ P1 पृष्ठ कह दिया, और इस साइड से आया उसको P2 पृष्ठ कह दिया, राइट, क्लियर। आप क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु हो रखते हैं, और बिंदु वस्तु किसे कहते हैं, ऐसी वस्तु जिसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना तो कोई चौड़ाई होती है, और ना तो कोई ऊंचाई होती है, ऐसी वस्तु को हम बेटा क्या कहते हैं, बिंदु वस्तु कहते हैं। तो इस मुख्य अक्ष से प्रकाश किरण लेंस की अक्ष पे आपतित की, इस मुख्य अक्ष से एक प्रकाश किरण लेंस की अक्ष पे हमने क्या कर दी बेटा, आपतित कर दी। और आपको पता जैसे लेंस के अक्ष पे पड़ेगा तो यहां से क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। आप ध्यान समझिएगा, यहां से ये हमारा पहला पृष्ठ कौन सा है, ये पहला पृष्ठ कौन सा, P1 है, ये कौन सा पृष्ठ P2। तो पहले पृष्ठ के कारण इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, ध्यान समझिए, पहले पृष्ठ के कारण इसका प्रतिबिंब ये बनेगा। देखो बेटा, जो हम डाटा खींच रहे हैं, ये मुख्य अक्ष हम बड़ा कर ले रहे हैं, पहले पृष्ठ के कारण ये प्रतिबिंब बनना चाहिए, ये I डैश, पहले पृष्ठ के कारण P1 के कारण प्रतिबिंब कहां पे बनना चाहिए, I डैश पे बनना चाहिए, राइट। यहां तक बात क्लियर हुई। नेकेड होता है क्या, उसके बाद दूसरा पृष्ठ भी लगा, आप लोग दिखाई पड़ा होगा, दूसरा पृष्ठ बनना है। तो जैसे ही प्रकाश का पहले पृष्ठ, यदि दूसरा पृष्ठ ना होता, यदि दूसरा पृष्ठ ना होता तो प्रतिबिंब I डैश पे बनता। यदि दूसरा पृष्ठ ये वाला ना होता P2 तो प्रतिबिंब I डैश पे बनता। चूंकि दूसरा पृष्ठ P2 है, इसके कारण क्या होता है, P2 के कारण ये प्रतिबिंब I डैश पे बनना चाहिए था, वहां ना बनकर ये मान लेते हैं यहां भी बन जाता है I पर। कहां बन गया, ये प्रतिबिंब कहां बन गया, I पर। यहां तक कोई दिक्कत। हमने कहा पहले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए था, ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो पहले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब I डैश पे बनना चाहिए, और यदि दूसरा पृष्ठ आगे आ गया तो उसके कारण प्रतिबिंब I पर बनता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस साइड ध्यान समझिएगा, इस साइड का एरिया जो है, ये वाला एरिया इधर वाला, इसको वायु कहेंगे। क्या है, इस साइड में यहां पे क्या है, वायु है, गौर से समझिएगा। और इस साइड भी क्या है, वायु है। अच्छा बेटा बोले तो बीच में ये लेंस कैसा होगा, यहां पे कोई बोलेगा लेंस कैसा होगा, बताओ बेटा, लेंस कैसा होगा, कांच का था, इसलिए बीच में क्या होगा, कांच होगा। इसके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेंस कांच का होता ही है, इसलिए हम बीच में नहीं लिख रहे हैं, कांच का है। इधर भी वायु, इधर भी वायु, बीच में क्या है, कांच है, राइट। यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं। अच्छा, आपको पता है ये
ये क्या होगा, ये वक्रता केंद्र नहीं, सॉरी प्रकाशीय केंद्र, यानी कि प्रकाशीय केंद्र हमारा सी हो गया। प्रकाशीय केंद्र सी दिखाई पड़ा, हमने डाल कर दिया। प्रकाशीय केंद्र तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी, u। जैसे हम वहां दर्पण पढ़ते थे तो वक्रता केंद्र तथा वस्तु के बीच की दूरी u होती थी, इसी प्रकार प्रकाशीय केंद्र तथा वस्तु के बीच की जो दूरी होती हमारी u होती है, राइट। तो यहां से ध्यान समझिएगा, ये वस्तु हो गई, ठीक है, इसके जस्ट सामने से यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी हमारी, u हो गई। बात क्लियर होगी। अच्छा, पहले अगर आई डैश प्रतिबिंब बना तो इसकी लंबाई बेटा हम मान लेते हैं, पहले आई डैश बना ना तो इसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी, v डैश। कितनी, प्रतिबिंब, भाई प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होती है हम क्या मानते थे, v मानते थे, क्योंकि यहाँ पे आई डैश इसलिए हम v डैश मान लेंगे। कितना, ध्यान समझिएगा, v डैश, ठीक है, v डैश हो गया। और i और c के बीच की दूरी हम बेटा मान लेते हैं v है, i और c। यहां तक बात समझ आई कि नहीं समझ में, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बेटा। ये हमारा कितना होगा, c हो गया, v हो गया। प्रकाशिक केंद्र तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी v होती है, और ये चूंकि आई डैश था तो आई डैश वी डैश मान लिया, और यहाँ पे आई था इसीलिए v मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो बेटा। ये कंप्लीट चित्र आपका पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हुआ जाके, ये इतना आपको चित्र इसमें बनाना होगा यदि पतले उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र करना है। और ये प्रूफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर में आपका प्रूफ आता है। यदि आपने इस प्रूफ को कर लिया, अच्छे से सीख लिया, तो आपके पेपर में 5 नंबर फिक्स, मार्कशीट पे आपको अच्छे से 5 नंबर चमकने वाले हैं। इसलिए प्रूफ को बहुत ध्यान से समझिएगा। चित्र कंप्लीट हो गया, इसकी लैंग्वेज लिखी, ध्यान से समझिए बेटा। लैंग्वेज लिखने के लिए आपको करना क्या है, ये उत्तल लेंस से लिखोगे कैसे, माना एक उत्तल लेंस L है, माना एक पतला उत्तल लेंस L है, माना एक पतला उत्तल लेंस L है जिसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। कैसे, ये P1 पृष्ठ होगा तो इसके कारण अभी क्या वक्रता त्रिज्या इधर होगी तो R1 कहीं यहां होगी। ये P2 पृष्ठ है, इसके कारण वक्रता त्रिज्या इस साइड में होगा तो R2 है, इसलिए हमने क्या मान लिया, R1 R2 है, ठीक है। माना एक पतला उत्तल लेंस L है जिसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है। पहले पृष्ठ के कारण ध्यान समझे ना, या ऐसे लिख लो, बिंदु O, मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है, मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है। पहले पृष्ठ के कारण बना प्रतिबिंब I डैश है तथा दूसरे पृष्ठ के कारण बना प्रतिबिंब I है, राइट, ठीक है। लिखिए बेटा साथ, अब लिख लीजिए, आप चित्र बना लीजिएगा, होगा शायद नहीं बनाया तो आप साथ इसके ले लीजिए, बाद में बना लीजिएगा, वीडियो को पहले समझ लीजिए तो बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। माना लिख लीजिए, माना एक पतला लेंस, पतला उत्तल लेंस लिखना है तो उत्तल लिख लो, पतला उत्तल लेंस L है, माना एक पतला उत्तल लेंस L है जिसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं R1 तथा R2 है, यानी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या P1 की R1 और P2 की R2 है, जिसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 तथा R2 है। मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है, मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है, जिसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी है। पहले पृष्ठ के कारण
बिंदु वस्तु ओ रखी है बेटा, ओ रखी है। पहले पृष्ठ के कारण, पहले पृष्ठ के कारण बना प्रतिबिंब कितना बेटा, आई डैश, बना प्रतिबिंब आई डैश, पहले पृष्ठ के कारण बना प्रतिबिंब आई डैश तथा दूसरे प्रतिबिंब के कारण, सॉरी दूसरे पृष्ठ के कारण, तथा दूसरे पृष्ठ के कारण बना प्रतिबिंब, दूसरे पृष्ठ के कारण बना प्रतिबिंब कितना है, आई है। ये आपकी लैंग्वेज हो गई, कंप्लीट लैंग्वेज हो गई, ठीक है। दूसरे पृष्ठ के कारण क्या है, बना प्रतिबिंब आई है। क्या माना, एक पतला उत्तल लेंस L था, ठीक है, माना एक पतला उत्तल लेंस L था जिसके पृष्ठ की वक्रता थी, हमने R1 तथा R2 मान ली। मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु हो रखी है, क्या बिंदु वस्तु हो रखी है, जिसके पहले पृष्ठ के कारण बना प्रतिबिंब कितना, आई डैश है, तथा दूसरे पृष्ठ के कारण बना प्रतिबिंब आई है, ठीक है। या तक हो गया, इतनी लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। हम इस साइड में लिख रहे हैं बेटा, ध्यान समझिए, यहाँ पे इसके नीचे आपको लिखना, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ दिखाई पड़ा ना, इसके नीचे लिखना, इसी के नीचे माना। अब एक चीज समझिए बेटा, यहाँ से ध्यान से समझिए, जो रेड कलर में दिखाई पड़ा, लैंग्वेज के नीचे लिखना है आपको, जस्ट यहाँ पे। ये देखो वायु है, तो वायु को इंग्लिश में एयर कहते हैं, इसलिए ए से लिखेंगे। ये कांच है, तो पहली प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, पहली प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है। तो यदि हम इसका अपवर्तनांक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये बात समझ में आई, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मान लेते हैं n, कितना, n। अब क्या किया, जब फिर क्या हुआ, प्रकाश किरण, जब कांच अपवर्तन जब हुआ तो प्रकाश कहां से, कांच से वायु में गई, कांच से वायु में गई, उसको क्या पढ़ोगे, अपवर्तनांक लिखना होगा, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, इसलिए जी से मानेंगे, तो GNA कितना हो जाएगा, 1/n, 1/n। जो नए छात्र होंगे शायद आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, पुराने छात्र होंगे जिसने वीडियो सारे देखे उन लोगों के बात क्लियर हो गई होगी। ANG बराबर कितना हो गया, वायु के सापेक्ष ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन हमने n मान लिया, ठीक है। और जब प्रकाश किरण जब अपवर्तन हुआ तो प्रकाश से कांच से वायु में गई, इसलिए GNA पढ़ा, उसको क्या लिख लिया, 1/n लिख लिया। चूंकि हम होता ये लिखते क्यों, इसलिए क्योंकि फार्मूला बेटा होता है ANG बराबर होता है 1/GNA। ये हम प्रूव करा चुके हैं, ANG बराबर क्या होता है, 1/GNA होता है कि नहीं होता। तो यदि हम GNA निकाले तो इसको इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये GNA यहां आ जाएगा, इसके आगे लिख रहे हैं, इसी के आगे इंप्लाइड है, मतलब ये वाला GNA यहां से निकाले, इसके नीचे लिखना चाहिए, तो GNA वाला कितना हो जाएगा, 1/ANG होगा कि नहीं होगा। ये कहां से आया 1/n, वो हम बता रहे हैं। और चूंकि GNA 1/ANG कितना है, ANG आपने कितना माना, n, इसलिए n हो गया, राइट। तो GNA वाला कितना, 1/n होगा, कहां से आएगा ये लिखना ना, इसे समझाने के लिए इतना बताया हमने, ये आपको लिखना है, राइट। हो गया होगा इतना, वो लिख लिया होगा। तो ये लैंग्वेज लिखने के जस्ट बाद ये आपको लिखना है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई बेटा, हो गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, रब कर रहे हैं यहां से लैंग्वेज। आप लोग बेटा शेयर करते रहिए, ठीक है, शेयर करते रहिए जिससे अन्य छात्रों का भी फायदा हो, आपके अन्य मित्रों का भी फायदा हो। आप जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, जितने लोग क्या वीडियो को देखेंगे, हमको क्या रहेगा, उतना मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने में हमको बहुत अच्छा आनंद आएगा। बात समझा। यदि आप लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो बड़ा आनंद आता है कि हमारे दोस्त हमारी कही हुई बात आप लोगों के समझ में आसानी से आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले प्रश्न के लिए इसके आगे प्रूव कर रहे हैं।
पहले पृष्ठ के लिए, पहले लैंग्वेज लिखी फिर ये लिख लिया, उसके नीचे से ये पहले पृष्ठ के लिए, समझ लीजिएगा बेटा। कल हमने आप लोगों को सिखाया था, कल क्या पी पहले गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ाया था कि नहीं, और गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ाया था कि नहीं, सिखाया था कि नहीं सिखाया था। तो क्या होता था उसको हम यहां लिखे दे रहे हैं, ध्यान समझिए, यहां लिख रहे हैं क्या होता था फॉर्मूला, n अपान v माइनस का 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r। यही तो होता था गोलीय अवतल पृष्ठ या गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हमने कराया है। लेक्चर नंबर इसके पहले हमने पढ़ाया था 15, उसके पहले 14, 13 में कराया था गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और 14 में गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। उसमें दोनों में ये गया था n अपान v माइनस का 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r आया था। और ये भी क्या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसीलिए ये वाला सूत्र यहाँ पे यूज होगा, अपवर्तन का सूत्र है, वो भी क्या था गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो इस सूत्र की सहायता से ये डेरिवेशन हम आसानी से कर लेंगे। कैसे, देखो हमने कहा पहले पृष्ठ के लिए, तो पहले पृष्ठ के लिए देखो n क्या हो जाएगा, n वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन ही तो होगा, यानी कि ANG, n के स्थान पे क्या, इस सूत्र से देखिए n के स्थान पे क्या लिख सकते हैं ANG, राइट। क्यों लिख सकते हैं ANG, ध्यान समझिए, हमने कहा पहले पृष्ठ के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यही तो ANG लिख सकते हैं। अच्छा, पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब कौन सा बना था, ये v क्या प्रतिबिंब की लंबाई होती है, और पहले पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब बना कौन सा था, देखिए बेटा I डैश बना था कि नहीं, I डैश, इसलिए I डैश कितनी दूरी है, प्रकाशीय केंद्र तथा I डैश के बीच की दूरी कितनी, v डैश। तो यहाँ कितना हो जाएगा, v के स्थान पर v डैश, इसके स्थान पर माइनस का 1 अपान u में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि u तो u ही था, वस्तु की दूरी थी, राइट, बराबर यहाँ पे ANG होगा, इसीलिए यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ANG माइनस 1 अपान, और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है r1, इसीलिए कितना हो जाएगा r1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करो बेटा, राइट। आगे समझिए, वो आपने ANG माना कितना है, ANG को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपने माना था n, तो जहां पे ANG वहां पे क्या लिख सकते हैं n, तो n अपान v डैश माइनस का 1 अपान u बराबर n, क्योंकि ANG के स्थान पे क्या लिखेंगे n माइनस का 1 अपान r1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, पहले पृष्ठ का काम समाप्त हो गया। अब देखो दूसरे पृष्ठ के लिए कैसे करेंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे, दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। कैसे बेटा, ध्यान समझिए, अब ध्यान समझिए ANG था यहाँ पे, अब प्रकाश की किरण कहां से जा रही, कांच से वायु में जा रही, प्रकाश की किरण कहां से जा रही, कांच से वायु में जा रही, तो GNA कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा GNA, कोई दिक्कत, अपान यहां देखो क्या प्रतिबिंब, यहां का प्रतिबिंब v डैश बना था ना, यहां पे कितना v होता प्रतिबिंब, तो इसका प्रतिबिंब कैसे क्या बना है v बना है ना, इसीलिए कितना हो जाएगा v। दूसरे पृष्ठ के कारण ये दूसरा पृष्ठ, इसके कारण प्रतिबिंब क्या बना था, यही तो बना था I, और I के प्रकाशीय केंद्र था, I के बीच की दूरी कितनी होती है v, प्रकाशीय केंद्र था प्रतिबिंब के बीच की दूरी v होती है, इसलिए v होगा। ये माइनस बेटा, अब ध्यान समझिए 1 अपान वस्तु, अब वस्तु क्या करेगी, ये वस्तु का कार्य इसके लिए करेगी, ये जो I डैश बना था, कंफ्यूज मत होइएगा, ये I डैश जो बना था वो I के लिए वस्तु का कार्य बने करेगा। क्यों, क्योंकि यदि ये वस्तु थी, यदि ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन दूसरे पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब बना कहाँ बेटा, यहाँ पे बना, तो इसके लिए तो ये वस्तु का कार्य करेगी ना, यानी कि यदि वस्तु ये यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। आई होप समझ में आ गया हो ना। दूसरे पृष्ठ के लिए जो हमारा प्रतिबिंब है तो ये तो v हो गया, ठीक है, और जो वस्तु का कार्य करेगी I डैश करेगी, इसीलिए क्या रखेंगे यहाँ पे v डैश। यहां तक बात क्लियर है, क्या रखेंगे v डैश। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस गड़बड़ बच्चों का जो होता है तो यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ पे ओ u होता है, सोच सकते हैं सारी u ही रखना है और फटाक से गलत कर देते, पूरा प्रूफ गलत हो जाता है, इसलिए इस पे विशेष गौर करिएगा आप लोग। ये कितना हो जाएगा, दूसरे प्रतिबिंब के लिए ये क्या करेगा
वस्तु का कार्य करेगा, इसीलिए वी डैश होगा बराबर यहाँ कितना GNA हो जाएगा क्योंकि n था, GNA माइनस का 1 अपान कितना r के साथ कितना R2 क्योंकि दूसरा पृष्ठ है, राइट। अब GNA कितना है 1 अपान है, तो जहां GNA वहां कितना रख लेंगे 1 अपान n अपान v माइनस का 1 अपान v डैश बराबर 1 अपान n माइनस का 1 अपान R2। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। हुआ यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं? ठीक है, इतना कर लो, उसके बाद हम ऊपर रख कर रहे हैं, लिख लिया? मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ध्यान समझिए बेटा। अब देखो इसको, देखो यहाँ पे 4 टर्म होगा कि नहीं, 1 अपान n और अपान v, इसके नीचे 1 मान लेंगे यदि हम, तो ये क्या 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 अपान nv हो जाएगा। सोच रहे हो सर क्या बता दिया, ये नहीं समझ में आया? देखो भाई हमने कहा 1 अपान n है, ये v है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो इसको जब पलट देंगे तो 1 अपान n इंटू कितना 1 अपान v, जो सबसे नीचे होता सबसे ऊपर चला जाता है, 1 इंटू 1 1 ही रहा, तो कितना nv हो गया। ठीक है, देखो भाई आगे आ जाओ, माइनस का v डैश बराबर यहां पे देखो n एलसीएम ले लेंगे, तो जब n एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा n, तो 1 माइनस n हो जाएगा। ध्यान समझिए, n एलसीएम लिया 1 अपान n माइनस 1 है, तो यहां जब n एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस n होगा, क्योंकि n से इसको डिवाइड करें 1 बचेगा, यहां पे 1 से डिवाइड करें n, और 1 की मल्टीप्लाई n से करें तो 1 माइनस n अपान n, और बटे R2 बचेगा, ये तो बचेगा। अब क्या करें, यहां भी 4 टर्म होगा, इसके नीचे 1 मान लोगे, पलट दोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस n अपान n, और ये 1 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 1 अपान कितना R2। बात क्लियर है? ये चीज समझ पाए कि नहीं? तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसको समझिएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा n R2। यहां तक बात क्लियर हो कि नहीं? कैसे हुआ हमने बता दिया, 1 अपान n माइनस 1 था, यहाँ एलसीएम ले लिया n, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस n हो गया, ये बटे में क्या था, ये R2 था, इसलिए हम इसको R2 लिख लिया यहाँ पे। ये 4 टर्म हो गए, इसमें ये 4 टर्म है कि नहीं, पलट लिया तो क्या 1 माइनस n अपान n R2 हो गया। बात समझ आया कि नहीं? ये समझ जाइएगा, ऐसा तो नहीं कंफ्यूज कर रहे हो कि सर ये क्या होगा, ये लिखा था ऐसे। ठीक, अब बात समझ में आया कि नहीं? अब ऊपर एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे समझो बेटा। अब देखो यहां भी n है, यहां भी n, इसलिए क्या कर लेंगे हम, दोनों पक्षों में n से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, ध्यान से देखिए बचेगा क्या बेटा, इस लाइन को हम यहां लिख दे रहे हैं, इस वाली लाइन को, क्योंकि इसकी हमको आवश्यकता है, इसलिए इस लाइन को हम यहां लिख दे रहे हैं, n अपान v डैश माइनस का 1 अपान u इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ इसको रब करें, जगह नहीं था इसलिए इस लाइन को उतार के यहाँ लिखिए, आपको लिखना नहीं है, इसको समझाने के लिए बता रहे हैं। n अपान v डैश माइनस का 1 अपान u बराबर n माइनस 1 अपान r1, इसको रब कर रहे हैं। ये देखो ये सब रब कर देना है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, आप नोट करते रहेगा बेटा। आप ध्यान समझिए, तो जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n अपान, लाइन बढ़ा दे रहे हैं, n अपान nv हो जाएगा, माइनस का n अपान v डैश बराबर n 1 माइनस n अपान n r2। ठीक है, सब में n हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से n यहां से n गया, यहां से n यहां से गया, जो बचा उसको नोट कर ले, तो 1 अपान v माइनस का 1 अपान v डैश बराबर 1 माइनस n अपान r2, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बात क्लियर हो कि नहीं? 1 अपान v माइनस का 1 अपान v डैश, 1 अपान v डैश माइनस, ये इतना होगा कि नहीं होगा बेटा? यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर होगी? माइनस का बराबर माइनस 1 माइनस n अपान r2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, इसको आसानी से आप नोट कर लीजिए। यहां तक बात क्लियर हो कि नहीं? अच्छा ये यहां पर देखो बेटा n छूट गया, ठीक है, आगे बढ़े बेटा, नोट हो गया। अब देखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 जोड़ दो, आपके पास ऊपर बना हुआ समीकरण 1, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण
व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो देखो बेटा क्या बचेगा, क्या मिलेगा, 1/v LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे। ये स्पष्ट दिखाई पड़ा कि नहीं पड़ा बेटा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है। LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे और RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। तो LHS 1/v माइनस का n/v डैश LHS हो गया थे, और RHS कितना, ये भी LHS इधर होगा। इक्वेशन अच्छा पहले इसको लिख लो, समीकरण एक लिखा था, एक मिनट, समीकरण एक हमारा ये था, इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n/v डैश माइनस का 1/u फिर प्लस का 1/v और माइनस का n/v डैश। यहां तक कोई दिक्कत, ये LHS पार्ट था, n/v डैश माइनस का 1/u प्लस का 1/v माइनस का n/v डैश इक्वल टू n माइनस 1/r1 और प्लस का 1 माइनस n/r2। कोई दिक्कत बोलो बेटा, नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ कट रहा होगा, कुछ कटा, n/v डैश प्लस का है और माइनस का n/v डैश, माइनस का n/v डैश है, तो ये n/v डैश प्लस का, यहाँ माइनस का, ये आपस में कैंसिल। बचा क्या जाके देखो 1/v माइनस का 1/u, इसको पहले प्लस कर, इसलिए पहले लिख दिया 1/v माइनस का 1/u। ध्यान समझिए, n माइनस 1/r1, ये देखो यहाँ पे यदि हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से माइनस लग जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, ब्रैकेट में n माइनस 1/r2, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ से n माइनस 1 कॉमन, ये तो n माइनस 1 ऐसे था, ऐसे का ऐसे लिखा रहा, अपान r1 हो गया, यहाँ से माइनस का कॉमन लिया, तो जब माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा। भाई देखो इधर दिखा दे रहे हैं, 1 माइनस n था, यहाँ से हमने कहा माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस अब कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस था, तो ये माइनस का 1 हो गया, प्लस का n हो गया। तो देखो n और माइनस 1 इसको लिख सकते कि नहीं लिख सकते, और यहाँ पे प्लस था, प्लस और माइनस, यहाँ का माइनस कॉमन ये वाला और ये वाला प्लस मिलके क्या हो, माइनस हो गया, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। देखो बेटा आगे समझो, बस होने वाला प्रूफ है, ये चीज समझ में आया कि नहीं, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, तो जो माइनस कॉमन लिया था वो माइनस, ये प्लस मिलके माइनस हो गया, इसलिए माइनस लगा लिया, और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, इसलिए n माइनस 1 लिख लिया, ऊपर रख कर रहे बेटा, लिख लिया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। देखो बेटा तो अब क्या बचा, देखो इधर 1/v, 1/v, अच्छा एक चीज और देखो, यहीं पे इसको भी लिख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को मिटाना है, यहीं पे एक चीज और लिख लो और आसान हो जाएगा, एक लाइन कम पड़ जाएगी। अभी देखो बेटा इधर, चूंकि आपने पढ़ा था क्या, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में UVF में संबंध पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो देखो अवतल दर्पण में होता था 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u होता था, लेकिन लेंस में बेटा जो होता है, क्योंकि हम लेंस की बात कर रहे हैं, इसे लेंस में होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। हम इसके आगे इसका प्रूफ कराएंगे, उसमें आपको समझा देंगे कि ये आता कहां से। आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। ये लेंस में कंफ्यूज मत लीजिएगा, सर हमने तो पढ़ा था 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ये आपने दर्पण में पढ़ा था। अभी जब लेंस में हम कराएंगे UF तथा V में संबंध, तब उसमें हम बताएंगे यही कैसे आता है, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, आप ये ध्यान रखिए कि जब लेंस में FVU में जो संबंध होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u होता है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस का 1/u के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो 1/f बराबर, अब ध्यान समझिए, यहां भी n-1 है, यहां भी n-1 है, दोनों में से n-1 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, यहां से भी n-1 कॉमन ले तो यहां पे 1 बचेगा, तो 1/r1
और यहाँ कितना चाहिए माइनस का 1/r2, ठीक है, 1/r1 माइनस का 1/r2। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बेटा बोलो। ये आपका कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा क्या, उत्तल, ये कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा उत्तल पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र का एक कंप्लीट प्रूफ हो जाके 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1-r1 माइनस का 1/r2। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये कंप्लीट प्रूफ बेटा आपका होगा यहां तक, ठीक है। यहां तक समझ में कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत आपको हो तो बताओ, हो गया। अब देखो बेटा इसकी दो कंडीशनें हैं, आपको वो समझानी है, दो कंडीशनें क्या होती उसके बारे में ध्यान समझिए। यानी कि दो कंडीशन कहने का मतलब, चूंकि आपने अवतल लेंस पढ़ा था और उत्तल लेंस पढ़ा हुआ था, तो अवतल लेंस में उसकी फोकस दूरी क्या आएगी, धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, उत्तल लेंस में उसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, वो चीज ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए बेटा, इसको रब कर रहे हैं, आपका प्रूफ यहां तक हो गया। आपको दो केस हम लिखवा दे रहे हैं कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी आएगी और अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसी आएगी, उसकी बात हम कर रहे हैं। बात तो समझ में आई कि नहीं। देखो उत्तल लेंस में देखो बेटा क्या होगा, केस फर्स्ट में लिखिएगा, उत्तल लेंस में R1 जो बेटा होता है धनात्मक होता है, R1 जो होता है वो धनात्मक होता है, क्यों अभी बताते हैं, लिख लीजिए पहले। उत्तल लेंस में R1 धनात्मक तथा R2 ऋणात्मक होता है, R1 धनात्मक तथा R2 ऋणात्मक होता है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, R1 क्या है, R1 धनात्मक तो प्लस का है, ये प्लस का है कि नहीं, और R2 का ऋणात्मक के माइनस का, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वही रहेगी, क्योंकि उत्तल लेंस में आपने करके ही देख लिया ना। तो कितना आएगा 1/f बराबर n-1/1/r1 माइनस का 1/r2। ये बात समझ में आई कि नहीं। आप ध्यान समझिए, आपके कहा R1 धनात्मक है, उत्तल लेंस में R1 धनात्मक है तो R1 धनात्मक और R2 ऋणात्मक कहा है, तो यहां तो माइनस का आया था बेटा, तो लेकिन R2 ऋणात्मक, यदि यहां पे हम माइनस लगा देंगे, इसमें R के स्थान पर R2 के स्थान पर माइनस का R2 रखेंगे, तो माइनस का जब R2 रखेंगे तो माइनस का यहां और माइनस का ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस, बस इतना चेंज आ जाएगा। उत्तल लेंस में जो आपका मुख्य सूत्र आया है ये वाला, इस सूत्र में सिर्फ इतना चेंज आएगा, 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट में 1/r1 प्लस का 1/r2। अतः उत्तल लेंस की, इसके नीचे लिख लीजिएगा, अतः उत्तल लेंस की, क्योंकि प्लस में आया ना, अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अतः उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बात समझ क्यों होती है, क्योंकि दोनों प्लस के जोड़ोगे तो ज्यादा ही होगा। अच्छा एक चीज हम बता दें कि ये धनात्मक R1 क्यों होता है और ऋणात्मक R2 क्यों होता है, ध्यान समझिए। ये R1 तो पहले पृष्ठ के कारण होगा, तो पहला पृष्ठ जब ऐसे बनाएंगे कंप्लीट करेंगे कि नहीं कंप्लीट करेंगे ऐसे, तो इसका जो हमारा R1 है तो इधर मिलेगी वक्रता त्रिज्या, इस साइड में मिलेगी दाहिने साइड में, वो आपको पता दर्पण में हमने पढ़ाया था, जो दर्पण में कंडीशन होती है चिन्ह पर बाटी वही इसमें भी होती, तो इसको हमने जब पढ़ाया था ऐसे पढ़ाया था कि नहीं, तो दाहिने साइड की दूरियां कैसी होती, धनात्मक होती थी, सिर्फ पहले पृष्ठ के कारण R1 दाहिने साइड में बनेगा इसीलिए धनात्मक है, और दूसरे पृष्ठ के कारण R1 क्या है, वक्रता त्रिज्या बाएं साइड में बनेगी इसीलिए क्या R2 ऋणात्मक है। धनात्मक और ऋणात्मक का चक्कर समझ में आया कि नहीं, केस फर्स्ट होगा, केस सेकंड में देखो ध्यान से, यहीं पे लिखे गए केस सेकंड, ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं। केस सेकंड की ओर बढ़ते बेटा, केस सेकंड बेटा हमारा है, केस सेकंड ध्यान समझिए, अवतल लेंस में
अवतल लेंस में R1 ऋणात्मक तथा R2 धनात्मक होता है। मतलब अवतल लेंस में R1 ऋणात्मक तथा R2 धनात्मक होता है। क्यों? अवतल लेंस में R1 ऋणात्मक तथा R2 धनात्मक होता है। क्यों होता है? ध्यान से समझिए। देखो ये अवतल लेंस कुछ ऐसे बनता है, बनाते कि नहीं बनाते बेटा? तो जब ये पहला पृष्ठ P1 हो जाएगा और ये दूसरा पृष्ठ P2 हो जाएगा, तो पहला पृष्ठ P1 होगा तो इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे तो इसकी वक्रता दिशा इसी साइड में मिलेगी, बाई साइड में मिलेगी, इसीलिए क्या होगा? R1 ऋणात्मक होगा। दूसरा पृष्ठ P2 इसको कंप्लीट करेंगे ऐसे करके, ऐसी साइड में तो होगी तो वक्रता दिशा इस साइड में मिलेगी, इसीलिए क्या होगा? R2 धनात्मक होता है, दाहिनी साइड में मिलेगी ना दूसरे पृष्ठ के कारण, इसलिए R2 धनात्मक होता है। ध्यान समझो बेटा। अब इस सूत्र में R1 की वैल्यू उठा के डाल देते हैं, तो R1 के सामने तो यहाँ पे माइनस आएगा, हम यहाँ पे जब डालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/f बराबर n-1, और यहाँ पे डालोगे तो 1/, कितना हो जाएगा? R1, और R1 कैसा आपने माना है? ऋणात्मक, तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ क्या माइनस का था ऑलरेडी, 1/, कितना हो जाएगा? R2 कैसा धनात्मक है तो धनात्मक ही रहा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो पूरे में से माइनस को हम बाहर निकालेंगे। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यदि हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो बचेगा 1/f बराबर, माइनस बाहर निकाल लेते तो यहाँ जाएगा 1/R1 प्लस का 1/R2, यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आप कहेंगे सर उसमें भी तो प्लस था, आप कहते हैं ऋणात्मक धनात्मक होती है उत्तल लेंस की, लेकिन वहां पे यहाँ पे माइनस नहीं लगा था। गौर करिएगा बेटा, वहां पे यहाँ माइनस नहीं लगा था, आप पूरा साथ करके लाएंगे तो प्लस में, लास्ट में माइनस लगा तो ऋणात्मक हो जाता है। राइट। अतः लिख लीजिएगा इसके, अतः अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब आपको पता होगा कि यदि अवतल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक लिखेंगे, उत्तल लेंस होगा तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक लिखेंगे। अच्छा, प्रूफ आपको पेपर में यहीं तक करना है, प्रूफ पेपर में आप यहीं तक करेंगे, आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। ये केस हम इसलिए बता दें कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी है, और करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपके पास समय हो तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, यदि आप यहां तक भी करेंगे तब भी हमारा नंबर पूरे मिलेंगे। यही क्या होता है? उत्तल लेंस, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है। लिखना चाहो तो बढ़िया हिंदी में लिख लेना, यही ये जो आया था यही पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है। राइट। ये कंप्लीट टॉपिक आपका होगा पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। बेटा ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपके पेपर में आता है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, सीखना है। यदि आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे तो आप लोगों को ये बात जल्दी क्लियर हो जाएगी और आप भी कभी नहीं भूलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में बेटा? दोस्तों बात ये क्लियर हुई कि नहीं क्लियर? यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और आप दोस्त लोग शेयर करते रहें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, जिससे आप क्या हो, जिससे आगामी बच्चों को और बच्चों को क्या ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियो जा सके और आप लोग आसानी से देख सके। ठीक है दोस्तों? राइट। धन्यवाद दोस्तों।